हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में गाइस हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बायोमोलिकुल्स। अभी ये जो बायोमोलिकुल्स है गाइस, ये केमिस्ट्री के कौन से पार्ट में आता है ये सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो गाइस केमिस्ट्री के जैसे ब्रांचेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है इसकी स्टडी करते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है गाइस। तो बायोमोलिकुल जो है ये बायोकेमिस्ट्री में आने वाला टॉपिक है। अभी बेसिकली ये बायोमोलिकुल्स होता क्या है इसे हम लोग ठीक तरह से जान लेते हैं। अभी जब भी वर्ड गाइस बायो आता है, जब भी वर्ड आपके सामने बायो आता है तो आप लोग बोलते हो कि लिविंग थिंग्स या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हो। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो प्रकार के, एक प्लांट और एनिमल। ज़्यादातर हम लोग ये डिस्कस करते हैं प्लांट और एनिमल, क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है और एनिमल भी एक लिविंग थिंग्स है। चलो सर ये तो पता है। अभी ये जो बायो वर्ड है इसके सामने मॉलिक्यूल लगा है। मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में आपको पता है जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। ओके ना गाइस। अभी मॉलिक्यूल में भी गाइस दो प्रकार है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने सुने होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं गाइस? ऐसे कंपाउंड जो कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या तो हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, आपके सारे अल्केन ये हाइड्रोकार्बन है। अब अल्केन से आप जो कुछ भी बनाओगे, जैसे अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने अल्केन से बनाए थे, तो अल्काइल हैलाइड अल्केन से बने तो अल्काइल हैलाइड भी आ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं? या तो हाइड्रोकार्बन या तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आ जाएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या नाम आएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम लोग देख रहे हैं कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है गाइज। तो सबसे पहली बात कि ये जो बायोमोलिकुल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। चलो ठीक है। दूसरी बात, ये जो बायोमोलिकुल है मतलब जिसको आप लोगों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला, ये कहां पे होते हैं? तो गाइज बायोमोलिकुल जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो, जैसे हमें पता है हमारी पूरी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है। डिफरेंट ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं गाइस? सेल टिश्यू से बने हुए हैं। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो सेल के अंदर गाइस ये सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग बायोमोलिकुल बोल रहे हैं। तो हमारे सेल के अंदर ऐसा एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और दूसरी बात, इसको गाइस लाइफ नहीं होती, लाइफलेस है। मतलब इसकी कोई लाइफ नहीं है। हमारी तो लाइफ है गाइस, बट सोचो हम जो लाइफ वाले लोग हैं, हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो लाइफलेस है। तो बायोमोलिकुल के बारे में हम लोगों को दो बातें पता चल गई कि बायोमोलिकुल ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है ये आपको पता है। दूसरी बात गाइस, ये लाइफलेस होते हैं, लाइफलेस। तीसरी बात, इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो गाइस इनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो तीन बातें इंट्रोडक्शन के लिए कि बायोमोलिकुल बेसिकली है क्या। तो सर ये सेल में प्रेजेंट होता है। अब सेल किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? प्लांट और एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं उन सेल के अंदर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका लाइफ कोई है नहीं और जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा चलो ठीक है। अगर आप सेल के अंदर चले जाओगे तो ऐसे मॉलिक्यूल की आपकी मुलाकात हो ही जाएंगी कि जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जिनको कोई लाइफ नहीं है, लाइफलेस है, और वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है गाइस। और तीसरी और एक बात हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या बेसिकली करते क्या है। गाइस ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो सेल में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये गाइस हमारी जो बॉडी है बेसिकली हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में बड़ा मदद करते हैं। दूसरी मतलब एक बिल्डअप करने में मदद करते हैं। दूसरी हमारी जो ग्रोथ है गई ग्रोथ, जैसे बचपन से लेके अब तक हमारी जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सब्सटेंस जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ग्रोथ। और साथ ही में गाइस जैसे आप लोग टू व्हीलर चलाते हो तो हर साल आप टू व्हीलर का कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करते हो, जैसे सर्विसिंग करते हो, कुछ खराबी हो गई तो वो दुरुस्त करते हो। उसी तरह गाइस हमारी बॉडी भी एक प्रकार व्हीकल की तरह ही काम करती है ना, दिन ब दिन काम करती रहती है। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ना कुछ खराबी होती होंगी, हमारे बॉडी का भी सर्विसिंग करना पड़ता होगा। तो गाइस हमारे बॉडी को जो मेंटेनेंस होता है, हमारी बॉडी जो मेंटेन होती है वो मेंटेन करने का काम गाइस ये वाले सब्सटेंस करते हैं। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने का भी काम करते हैं।
तो ये सारी बातें मिला के डेफिनेशन बन जाती है कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। तो गाइस आपको आइडिया आ गई होंगी, बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बना दी कि बायोमोलिक्यूल होते क्या है। इस डेफिनेशन में आपको पूरे चैप्टर का आइडिया आ जाएगा। अब धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, डोंट वरी। फिलहाल तो ये डेफिनेशन ही चालू है कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, कि ऐसे लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो हमें बिल्डअप करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी का ग्रोथ बनाती है, मेंटेन करने का काम करती है। ऐसे सब्सटेंस को गाइस हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अब ये सारे पॉइंट कंसिडर करके गाइस मैंने डेफिनेशन आपकी बना दी। वो डेफिनेशन ये कि द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ब्रैकेट में मैंने मैक्रोमोलिक्यूल क्यों डाला, क्योंकि गाइस इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर अभी निकालेंगे तो ये बड़ा सा कंपाउंड है। बड़ा, अब जो चीज बड़ी होती है उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं, जो छोटी होती है उसको माइक्रो बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, विच आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के सेल में वो प्रेजेंट है इन हाईली ऑर्गेनाइज फैशन, मतलब एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है वो अभी वो तो देखेंगे हम लोग जब उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। कोई बायोमोलिक्यूल एक पढ़ाई के लिए हम लोग उठाएंगे तो आपको समझ ही जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है। तो हाईली ऑर्गेनाइज फैशन में वो काम क्या करता है, बिल्डअप लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने का काम करता है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और हमारी जो ग्रोथ है और मेंटेनेंस है उसके लिए भी वो जरूरी है। उस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो सर अभी एक आधा नाम बता भी दो कि बायोमोलिक्यूल होते क्या है, देखते हैं हम लोग सुना है क्या नहीं। आप लोगों ने बिल्कुल सुना है गाइस। जैसे मान लो कभी कभी आपको लेस एनर्जेटिक फील हो रहा है, मतलब आप दिन भर काम किए और जैसे धूप के सीजन में हम लोग बाहर अगर घूमते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो घर आने के बाद हमें मम्मी शुगर सिरप दे देती है या नींबू सिरप दे देती है, या फिर हम लोग ज़्यादा थकावट महसूस करें तो हम लोग शुगर खा लेते हैं। तो गाइज हम ज़्यादा थकने के बाद बॉडी को एनर्जी मिलने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। अब वो जो हम लोग खा रहे हैं वो डायरेक्टली तो एनर्जी नहीं खा रहे ना गाइज। मान लो हम लोगों ने ऐसा कुछ सब्सटेंस खाया जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसको आप कुछ भी नाम दे दो, बट उस सब्सटेंस में गाइज जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया एक सब्सटेंस। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये होता है गाइस बायोमोलिक्यूल, जो हमें एनर्जी अभी वो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या करता है ये हम लोग डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। बट सबसे पहले एग्जांपल देख लो, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल। उसके बाद में बहुत सारे प्रोटीन है गाइस। प्रोटीन आपने सुना होगा, पता कुछ नहीं होगा पर सुना होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। उसके बाद में फैट्स, बेसिकली ऑयल्स, एंजाइम तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लिपिड, विटामिन एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं गाइस बायोमोलिक्यूल। तो हम लोग क्या करने वाले गाइस, एक एक उठाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग उठाने वाले कार्बोहाइड्रेट। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा बायोमोलिक्यूल का। अभी हम लोग एक सबसे पहला बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अभी गाइस ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके दो डेफिनेशन है। एक क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल केमिस्ट्री में यूज करते थे, मतलब पहले जमाने में एक डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को देखने का एक अलग जरिया था। आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में गए तो उसका एक अलग डेफिनेशन है। मतलब ऐसे दो तरह के डेफिनेशन है। फिलहाल आपको दोनों डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि दोनों डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे पहले कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में उनके एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले गाइस देखा गया कि आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आप लोगों ने सुना होगा ग्लूकोज। एंड गाइज एक बात ध्यान में रखो, मैं जो भी आज नाम लूंगा उनके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अब किसी ने मान लो ग्लूकोज अब तक सुना नहीं होगा, बट अब तो दिखाई दे रहा है ग्लूकोज एक सब्सटेंस होता है। बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने अब तक ग्लूकोज तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो आपने कभी सुने होंगे या तो फिर कभी सुने नहीं होंगे, बट उनके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये पूरे बायोमोलिक्यूल में आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगा। फाइन। ग्लूकोज, तो गाइस ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। उसी तरह एक दूसरा सब्सटेंस लेता हूं मैं, फ्रुक्टोज, उसका भी केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। आप बोल दोगे सर
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाम तो अलग अलग है, नाम तो सेम होना चाहिए। डोंट वरी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद में गाइस सुक्रोज, सुक्रोज ये भी एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला है C12H22O11। और एक सब्सटेंस है स्टार्च, या फिर सेलुलोज बोल सकते हो, बट फिलहाल मैं स्टार्च ले रहा हूं, जिसका फॉर्मूला है C6H10O5N। अब ये फॉर्मूले, फिलहाल फॉर्मूले। अभी गाइज ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखे, ये सारे सब्सटेंस होते हैं गाइज कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। ओके, अभी ठीक है, अभी ये सबको पता चल गया कि भाई ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बड़ी हाईली ऑर्गेनाइज फैशन में प्रेजेंट है, और ये एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। तो इनको हम लोगों ने बोल दिया कि ये बायोमोलिक्यूल है। अब बायोमोलिक्यूल के बहुत सारे कैटेगरी है, उसमें ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने डेफिनेशन बना दिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, चलो हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये जो सारे के सारे चार आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है, इनका हम लोग जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है थोड़ा अलग ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, अभी थोड़ा अलग ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखो किस तरह से। मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिखता हूं, आप देखना जरा ध्यान से। C6H2O6। देखिए मैंने इस तरह से लिखा है फॉर्मूला। अभी देखो गलत कुछ नहीं है, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 6 2 12, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखो 6। तो इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा अलग तरह से अरेंज किया। बाद में इसके ऊपर आते हैं C6H2O6। उसके बाद में ये फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं, इसको थोड़ा अलग हम लोग और अरेंज करेंगे। C12H2O11। देखो कोई गलत नहीं है, मैंने बस रिप्रेजेंटेशन बदला, हालांकि इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग चीज कर रहा हूं, मैं बस रिप्रेजेंटेशन बदल रहा हूं। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। C6H2O5 और बड़ा ब्रैकेट ये लिख दिया। अभी भी देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन 5 2 10 है, ऑक्सीजन 5 है। इससे साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि भाई ये फॉर्मूले में आप एक चीज नोटिस करिए कि 6 कार्बन को 6 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड है, 6 कार्बन को 6 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड करके रखा है, 12 कार्बन को 11 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, 6 कार्बन को वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है। मतलब यहां से एक बात पता चली कि ये जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है, इन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन को वाटर मॉलिक्यूल ने अगल बगल से घेर रखा है। तो इसीलिए इसके ऊपर से एक नाम आ गया, वो नाम आ गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या क्या नाम आ गया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो गाइस केमिस्ट्री में जो जो सब्सटेंस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब जिन जिन सब्सटेंस में कार्बन को वाटर ने सराउंड किया हुआ है, उन सारे सब्सटेंस को हम लोग बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट। ये पहली की डेफिनेशन बोलती है, क्लासिकल डेफिनेशन बोलती है। सो इन अर्ली डेज carbohydrate is defined as कि the substance which is hydrates of carbon, that is the substance in which carbon is surrounded by water molecule, that substance is called as carbohydrate। बट ये पहले की डेफिनेशन थी, बट प्रॉब्लम क्या आया ये अब हम लोग जानते हैं। तो इन अर्ली डेज carbohydrate was defined as, in early days carbohydrates were defined as hydrates of carbon। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और आपके समझने के लिए मैं डेफिनेशन थोड़ा आगे बढ़ा के लेके जा रहा हूं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब दैट इज द सब्सटेंस in which carbon is surrounded by
water molecule is called as carbohydrate. ये डिफिनेशन था गाइस पहले, मतलब ये सारे पहले पता कर ले कार्बोहाइड्रेट है और उनके फॉर्मूले के ऊपर से उन लोगों ने डिफिनेशन बोल दिया। बट प्रॉब्लम क्या गया गाइस, बट हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे फॉर्मिक एसिड। सबको पता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, मैं लिखने वाला हूं, डोंट वरी। उसके बाद में एसिटिक एसिड, उसके बाद में लैक्टिक एसिड। अभी इन सारे के फॉर्मूले मैं लिखता हूं आपको आपके सामने। इस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3 बॉन्ड COOH। लैक्टिक एसिड अगर आप देखोगे तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड COOH। अभी हम ना इसको मॉलिकुलर फॉर्मूला के लैंग्वेज में लिखेंगे। फिलहाल ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ही है, फिर भी और कंडेंस कर देते। ये आ जाएगा, कार्बन बताओ कितने, 1। हाइड्रोजन बताओ कितने, 2। अब ऑक्सीजन अगर देखोगे तो आप लोग देखोगे 2। हाँ, ऑक्सीजन देखो 2 है। यहां पे देखो कार्बन देखो 2 है। अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो 4 है और ऑक्सीजन देखोगे तो 2 है। एक काम करो, हम लोग फॉर्मिक एसिड को नहीं लिखते हैं, एसिडिक एसिड को लिखते हैं। CH3COOH फॉर्मूला देखो, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो गाइस, कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन को देखो 3 4 5 6, हाइड्रोजन हो गए 6 और ऑक्सीजन देख लो कितने 2 और 1 3। तो अगर गाइस आप नोटिस करोगे तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, मतलब जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H2O ट्वाइस। देखो ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो, इसको किस तरह से लिख सकते हैं C3H2O थ्राइस। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड भी तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लैक्टिक एसिड भी तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। तो डेफिनेशन क्या बोल दी हम लोगों ने पहले के जमाने में कि जो भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे वो कार्बोहाइड्रेट है। बट लैब में तो देखा गया कि ये एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट का तो काम नहीं कर रहे, बट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो ये फेल्योर आ गया था कि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है बट वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जरूर है। समझ में आ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इसलिए ये डेफिनेशन को थोड़ा बहुत फेल्योर मिला था। बट फिर भी गाइज हम लोग आज की दुनिया में भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यही फॉर्मूला लिखते हैं। आज के दुनिया में भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यही फॉर्मूला लिखते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को गाइज सभी लोग एक जनरल भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इन सारों को अगर आप कंसिडर करोगे तो कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला आता है CXH2Y। वैसे X या Y आप कोई भी लेटर ले सकते हो, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है इस कार्बोहाइड्रेट का। X मतलब नंबर ऑफ कार्बन और Y मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो फॉर्मूला आया ये क्लासिकल डेफिनेशन से है, इसलिए मैंने आपको क्लासिकल डेफिनेशन बता दी। ऑल्दो गाइस क्लासिकल डेफिनेशन को फेल्योर मिला है इसकी वजह से, बट फिर भी कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट को इसी तरह डिफाइन करते हैं। बट हम लोगों को पूरा नॉलेज चाहिए, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को अभी अलग तरह से डिफाइन करेंगे, जो कि एक यूनिट डेफिनेशन होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अभी मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार डेफिनेशन देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ गई। गाइज याद रखना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, या तो फिर हम लोग मैं ये मिटा देता हूं, यहां पे मॉडर्न केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखता हूं। बट एज दिस डेफिनेशन हैज सम फेल्यूर इन मॉडर्न केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइन एज, तो न्यू डेफिनेशन देखो क्या है, या तो फिर मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट गाइस ऐसे सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे सब्सटेंस है कि अगर इनको आप हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब वाटर के साथ आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना गाइस, एक विशिष्ट प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। वो विशिष्ट प्रकार के कंपाउंड में आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेंगे और अल्डेहाइड या तो केटोन ग्रुप दिखेंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो सब्सटेंस आ रहा है नया, इस सब्सटेंस में बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और इसमें अल्डेहाइड या तो फिर केटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप भी होंगे।
तो जिन जिन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये चीजें आ रही है वो सारे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने लैब में कोई एक कंपाउंड उठा लिया, ये वाला, मुझे पता नहीं है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, बट इसका हाइड्रोलिसिस मैंने किया और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मुझे एक नया कंपाउंड मिला। अभी ये जो कंपाउंड है इसमें मुझे बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं और एल्डिहाइड या तो फिर केटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहे हैं, तो मैं बिंदास बोल दूंगा अरे ये तो फिर कार्बोहाइड्रेट है। और ये रियल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। तो इसीलिए गाइस कार्बोहाइड्रेट को क्या नाम दे दिया? द कंपाउंड, वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनको आप हाइड्रोलाइज करोगे, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डेहाइड देखो गाइस, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत बार है, पॉली मतलब बहुत बार, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप और एल्डिहाइड मतलब आपको तो पता है CHO। सो ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेंगे या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे, दैट इज ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, उस कंपाउंड को गाइस हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। दैट इज द कंपाउंड which is polyhydroxy aldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कि ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस तरह दिखते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस तरह से दिखते हैं, ये हम लोग पूरे चैप्टर में तो देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन ठीक से समझ लिया। बायोमोलिक्यूल बहुत सारे हैं, उनमें हम लोगों ने एक पहला बायोमोलिक्यूल उठा लिया कार्बोहाइड्रेट। अभी गैस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे बॉडी में उसका फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी तो डेफिनेटली सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से एनर्जी जनरेट करता है, वो सेल में एक रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं। हम लोग जितना हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज तो लेंगे, बट हमारे जो सिलेबस ओरिएंटेड बातें हैं वो सारी हमें जानना है। आपको फीलिंग आ जाएंगी, डोंट वरी, पहले एक दो तीन लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पूरी फीलिंग आ जाएंगी, डोंट वरी। बट फिलहाल हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। हमारे सामने अगर कोई सब्सटेंस आता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ये दोनों डिफिनेशन से हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या। क्लियर गाइस, पक्का? सो ये दोनों डिफिनेशन आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। ये क्लासिकल डिफिनेशन है, ये मॉडर्न डिफिनेशन है। आप दोनों पे की कोई भी लिखोगे बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे गाइस, क्योंकि इस डेफिनेशन को पूरी तरह से रिजेक्शन नहीं मिला है। अभी भी कुछ लोग ये डेफिनेशन एक्सेप्ट करते हैं, ये डेफिनेशन यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको बायोमोलिक्यूल छोटा मोटा आ गया होगा, तो आप लोग ये सारी बातें लिख लो। थैंक यू सो मच।